प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। लेकिन आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने रखा है हिंदी व्याकरण को लेकर के। आज यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्योंकि अभी मैं जिस तरह काम कर रही हूँ हिंदी पे, तो मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा हर चीज़ को और ख़ासकर हिंदी व्याकरण को हम इग्नोर ना करें। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनकी परिभाषा उदाहरण सहित मैंने रखी है। आप देखना आपको ये चीज़ें कितनी ज़्यादा आपको आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या कैसा है ना। तो आप देखना, बताना फिर आप कमेंट में। तो पहले तो हम यहाँ थोड़ा कुछ सूचियाँ हमने रखी है, लेकिन हम चलते हैं आगे व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। तो व्याकरण 3 शब्दों वी धन आ धन करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह कला है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए वही व्याकरण है जिसको हम कोई भाषा हो लेकिन शुद्ध बोलना आए, हमें शुद्ध पढ़ना आए, शुद्ध लिखना आए, ये हो गया व्याकरण। तो विभिन्न नियमों के आधार पर भाषा को सही रूप बोलने, लिखने अथवा पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि अब वो नियम कौन कौन से हैं, आगे हम नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं। इसके नीचे आप वीडियो में बने रहना। और व्याकरण भाषा की संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भाषा का मानक रूप सामने आता है। इसका ध्यान भाषा की शुद्धता तथा परिनिष्ठता पर आधारित होता है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए जो शास्त्र हमें नियम बताते हैं उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। जिसके देखिए बहुत से शास्त्र ऐसे लिखे गए, और जो शास्त्र हमें अपना अपना कई शास्त्र हैं जो अलग अलग नियम बताते हैं। हम कुछ ही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं और करते भी हैं, ठीक है, लेकिन वो सभी हमें व्याकरण का नियम सिखाते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है कि रमेश प्रतिदिन मोटरसाइकिल से बाजार जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध लिखा है, तथा उसकी पत्नी राधिका भी उसके साथ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर होना था कि रमेश प्रतिदिन मोटरसाइकिल से बाजार जाता है, उसकी पत्नी भी उसके साथ जाती है। तो इसी प्रकार हमें अब आगे चल के देखना है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग कौन से हैं? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। तो ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर पीजीटी और जो इसके निम्न और भी पेपर होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये यूजीसी नेट में नहीं आता। ये नेट के लिए क्या जरूरी है वो भी इसके नीचे दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि वर्ण विचार क्या है। तो भाषा की यह मूल इकाई है। वर्णों के योग से बनता है कौन? ये जो हमारा वर्ण विचार, भाषा का जो मूल हम पकड़ते हैं वो वर्णों के योग से ही बनता है। और इसके अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, वर्ण क्या है? ये जो क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण, ये सब ये वर्ण है। शब्द विचार क्या होते हैं? इसके अंतर्गत शब्दों की रचना होती है, उनके भेद तथा प्रयोग आदि के स्थानों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार क्या है? तो इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ा सा हम कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे कि भाषा क्या है। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। फिर लिपि क्या है? तो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। फिर व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह विधा है जिससे किसी भाषा का कुछ बोलना, शुद्ध लिखना तथा ठीक ठीक समझना आ जाए। जब इसके और नीचे आते हैं तो वर्ण क्या है? तो किसी भाषा के शब्द की इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्तनी क्या है? लिखने की रीति वर्तनी या अक्षरी कहलाती है। संधि क्या है? तो 2 वर्णों के सहयोग से या 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ध्वनि क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसके बिना शब्द, वाक्य तथा भाषा की कल्पना असंभव है। वर्ण को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे हम बात करते हैं स्वर क्या है। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर वर्ण होते हैं। आप कमेंट में लिखना कितने स्वर वर्ण हैं और कितनी मात्राएं हैं और कितने व्यंजन वर्ण हैं, आप लिख देना कमेंट में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
जैसे का में आप देखेंगे आ भी समाहित होता है, ठीक है, आप देखेंगे का में आ भी समाहित होता है। फिर शब्द क्या है, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को से शब्द बनता है। वाक्य क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। संज्ञा क्या है, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि का नाम ही संज्ञा है। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण है। क्रिया क्या है, जिन शब्दों से किसी का, ये बहुत मतलब बड़े सर्वनाम कितने होते हैं आप कमेंट में लिखना, ठीक है, कितने सर्वनाम होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और क्रिया के कितने भेद हैं, ये आप लिखना। ये जो बताने का मेरा आज का टॉपिक था कि यही सिखाना आपको कि ये जो व्याकरण है ये बहुत बड़ा है इसका विस्तार, लेकिन कुछ बेसिक व्याकरण जो आपको आना चाहिए। सर्वनाम कितने हैं, संज्ञा कितने हैं, विशेषण कितने हैं, इनका काम क्या है, क्रिया कितने के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं। वह विकारी शब्द है अव्यय, जिसकी रूप में लिंग वचन कारक इत्यादि किसी भी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर लिंग कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। वचन कितने हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब आप हिंदी विषय से यदि हो तो हिंदी का भाई आपको बेसिक बहुत आपको आना जरूरी है। कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से हे अरे अहो जो संबोधन होता है। तो आप बताना कितने कारक होते हैं, काल कितने होते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप स्वरूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं आप लिखना कमेंट में। लेखक को अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। लेखक को अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए कुछ, जैसे कि हमने अब बोलते बोलते ये चिन्ह लगाया, फिर हमने ये लगाया, फिर हमने ऐसे करके ये लगाया, फिर हमने ऐसे करके ये लगाया, ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है, हमने मतलब जितने भी हम कमेंट लगाते हैं हम ऐसे ऐसे डैश डैश करके लगाते हैं, ठीक है, फिर फुल स्टॉप कर दिए, हमने ऐसे कम लगाया। तो ये सब हमारी बात को कहने के काम आते हैं। पर्यायवाची क्या है, समान शब्द देने समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या हो गया था, क्या हो गया, लगी थी स्कूल में, अभी लगी है, जाओ कर क्या, ठीक है। फिर इसके बाद विलोम शब्द जो शब्द आपस में विपरीत अर्थ बताएं उन्हें विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। हाँ जाओ मैं आती हूँ। तत्सम क्या है, तो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने पर तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या है, तो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए उन्हें ही तद्भव कहते हैं। युग्म शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण समान होते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है, तो वो युग्म है। उपसर्ग क्या है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है उपसर्ग है। प्रत्यय क्या है, जो शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय है। समास आप जानते हैं, दो या दो से अधिक पदों को मिलकर समास बनता है। रस क्या है, मतलब जीत का स्वाद लिया जाए, ठीक है, या जो आपको आस्वादित करे उसे रस कहते हैं। अलंकार क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार हैं। छंद क्या है, लय वर्ण अथवा मात्राओं के व्यवस्थित और सुनियोजित अनुपात का नाम छंद है। पदबंध क्या है, तो पदबंध वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसमें से एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर अर्थ प्रदान करते हैं। मुहावरा क्या है, उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो सामान्य अर्थ की जगह विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। आगे लोकोक्तियाँ क्या हैं, तो लोकोक्तियाँ अथवा कहा से समाज में मतलब कथन जो होता है, उक्ति ऐसी जो आपके समाज में कुछ कथन प्रचलित होते हैं, तो ये लोकोक्तियों के माध्यम से उस वाक्य को हम पूर्ण करते हैं, ठीक है। और हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो व्याकरण के कितने भाग हैं आप देख ले, 3 भाग हैं, वर्ण शब्द वाक्य। हिंदी व्याकरण का जनक आपको पता है कौन है, तो हिंदी भाषा व्याकरण लिखने का प्रयास पहले आरंभ हो चुका था, लेकिन हिंदी व्याकरण के जनक बनारस के दामोदर पंडित को माना जाता है, जिनके द्वारा लिखित द्विभाषिक ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण है जो 12वीं शताब्दी के समकालीन है। ये महत्वपूर्ण है। द्वितीय व्यंजन, ठीक है, द्वितीय व्यंजन क्या है या द्वितीय व्यंजन के भेद कितने होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। द्वितीय व्यंजन और फिर संयुक्ताक्षर व्यंजन, इनके भेद अलग अलग होते हैं। जैसे कि जब 2 समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है।
जैसे कि देखो ये मक्का, पक्का, कच्चा, बिल्ली, ये ठीक है। और कभी कभी इस तरह के वर्ण भी द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं और इनका यहाँ पे विस्तार रूप दिया गया है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आप कमेंट में लिख देना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बंधु, आप कमेंट में आप लिख देना। और द्वितीय व्यंजन आप देख ही रहे हैं कैसे द्वितीय व्यंजन का ये रूप है पूरा, ठीक है। द्वितीय व्यंजन कैसे बनता है ये देखो। तो ये PDF में यदि आपको जो हमारे ग्रुप में है पैड कोर्स में बताना मुझे यदि आपको चाहिए और आप PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मैं वहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो जो द्वितीय व्यंजन है कैसे बनता है, तो दो समान व्यंजनों को हलंत के साथ जोड़कर यह लिखा जाता है, ठीक है। याद रखना क, च, ट, त, प, व के दूसरे और चौथे अक्षरों का द्वितीय नहीं बनता, अर्थात उपयुक्त चित्रानुसार ख के बाद ख, घ के बाद घ, छ के बाद छ, छ के बाद झ, ठ के बाद ठ आदि का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ये भी आप याद रखना। जैसे कि मक्खी सही है लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। इस तरह प्रयोग नहीं होता द्वितीय व्यंजन बनाने में। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं द्वितीय व्यंजन के। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन कौन से हैं, है ना। अब एक छोटा सा प्रश्न रखा है मैंने, यदि इस क्लास को आप पूरा देखेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द द्वितीय व्यंजन नहीं है, अन्न, अन्य, कच्चा या फिर पत्ता। तो कौन सा शब्द द्वितीय व्यंजन नहीं है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। और फिर आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी क्लास मुझे बनाने का मन था व्याकरण से संबंधित, कि व्याकरण के जो टॉपिक है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका क्या महत्व है और इसके क्या कहाँ प्रयोग होते हैं। व्याकरण से आपको पता है जब हिंदी आप पढ़ ही रहे हैं तो हिंदी का अच्छा ज्ञान तभी आप कर पाएंगे जब आपको व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जिस कवि को, जिस विद्वान को, जिस शिक्षक को व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, समझ लीजिए उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। क्योंकि पर्यायवाची शब्द बंधु आप या समानार्थी शब्द या विलोम शब्द का अर्थ आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता होना चाहिए ये हमारे इनके शब्दों का व्यवहार, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो फिर आप मान लो कि आप हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, कोशिश करना इनको एक बार देखने की, परखने की, संज्ञा सर्वनाम वाक्य सब क्या है इनके बारे में थोड़ा सा समय निकाल के एक एक दिन भी एक एक टॉपिक आप करेंगे तो समझ लीजिए कि आप 10 दिन में बहुत अच्छे से इनका आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी लाइक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरी बंसिका आ चुकी है स्कूल से तो उसको खाना वाना दे दूँ मैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।